अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो है वो कल का टॉपिक था प्रमोशन और रिज़ाइन। उसमें मैंने आधी बातें डिलीवर की थी। अब आधी बातें बाकी की हम इस सेकंड लेक्चर में डिलीवर करेंगे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो उनके लिए ज़रूरी है पहले वो सुने, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक सुने। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू चूज़ राइट कंपनी। तो मैंने कल जो बात करी वो तो एक पर्सपेक्टिव पे बात करी कि कंपनी कहाँ सही होती है कहाँ नहीं होती है, एम्प्लॉय को कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। मगर अगर कंपनी ही अच्छी नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं, उस कंपनी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं। इसी तरह हमारे पास एक कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट क्या कहलाती है और मैनेजमेंट क्या कहलाती है, टॉक्सिसिटी क्या है, मतलब टॉक्सिसिटी को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी टॉक्सिसिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से कंपनी को छोड़ देना चाहिए, रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा एम्प्लॉय बुरा एम्प्लॉय कौन सा होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये छोटी सी वीडियो जो है वो इन टॉपिक्स को कवर करेगी। पहले हम बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट कंपनी। सबसे पहला मसला ये है कि जो हमारी यूथ है आम, उनको ना हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। उनको नौकरी भी जल्दी चाहिए, उनको 6 फिगर्स में सैलरी भी जल्दी चाहिए, उनको जो है वो अच्छी बाइक अच्छी गाड़ी भी बहुत जल्दी चाहिए, उनको अच्छा फ़ोन भी चाहिए और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन भी चाहिए। मतलब नॉर्मली आप जाएं किसी के भी ख़ानदान में, आपकी कज़न का कोई रिश्ता होगा ना, उसका बच्चा ज़रूर मैनेजर होगा। सही है। जब भी हम पूछते हैं कि जनाब लड़का क्या करता है, वो मैनेजर होता है। 22 साल का 23 साल का होता है छोटा सा बच्चा, वो कहते हैं वो मैनेजर है। सही है, हम भी कहते थे अच्छा भाई मैनेजर है, ओके। तो समझाने का मकसद ये है कि नॉर्मली लोगों का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ हुआ है कि मैनेजर की पोस्ट है तो भाई बहुत अच्छी है। अगर एक मैनेजर अच्छा मैनेज नहीं करता और उसकी टीम उसको एडमायर नहीं करती उसकी मैनेजमेंट की वजह से, तो ऐसा मैनेजर और टीम लीड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मगर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी ये है कि हाउ टू चूज़ द राइट कंपनी। एक कंपनी में आप रिक्रूट हुए, आपका प्रोबेशन पीरियड एंड हुआ, आप परमानेंट हुए। पहली बात तो प्रोबेशन पीरियड में आपको इतना प्रूव करना है कि आप जो हैं वो डिजर्विंग हैं उस पोजीशन के लिए, ताकि आप अपनी पोजीशन को परमानेंट कर सकें। ठीक है। जब आपने अपनी पोजीशन को परमानेंट कर लिया, उसके बाद आता है वो फेज़ जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। और ये प्रोबेशन पीरियड में ही आपने ये भी एनालाइज करना होता है कि आइदर आई हैव टू स्टे इन दिस कंपनी और नॉट। अगर आपको लगता है कि आप जो हैं वो विलिंग नहीं है, तो प्रोबेशन पीरियड रखा इसलिए जाता है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको निकाल दें, ले ऑफ कर दें। 3 महीने बाद अगर आप परमानेंट हो गए तो हेयर वी बोथ डिसाइड कि हमें कंपनी में आगे कंटिन्यू करना है, दोनों ने मिलकर साथ। तो आपका रोजगार फिर कंपनी के रोजगार से मुंसलिक है। पहले भी 3 महीनों में था मगर डिसीजन फैक्टर मायने रख रहा था। अब जब आपने डिसीजन ले लिया तो आपके लिए ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखना चाहिए कि हमें मुझे किस तरह से कंपनी को प्रोग्रेस करवाना है और किस तरह से मैं कंपनी में ऐसी वैल्यू एडेड एडिशंस करूँ, वैल्यूज ऐड करूँ कि जिसके बिहाफ पे कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ हो और मेरी इनकम भी बढ़े। एक कंपनी का रेवेन्यू अगर उधर ही स्टिक करा हुआ है जितना रेवेन्यू आपके आने पे था, ठीक है, तो कंपनी में ज़रूरी नहीं है आपको इंक्रीमेंट्स वगैरह अच्छे मिले। हाँ, अगर आपके आने आने के बाद से लेके अब तक, मतलब जब से आप आए हैं और अब तक आपने देखा है कि बहुत मेजरली बिजनेस इंक्रीज हुआ है और सैलरी ब्रैकेट्स इंक्रीज नहीं हुए हैं या फैसिलिटीज इंक्रीज नहीं हुई हैं या डेजिग्नेशंस ऊपर नहीं निकल रही हैं, तो दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट राइट। मतलब यू हैव टू स्विच। अब एक कंपनी को एवेलुएट करने के लिए 1 साल का टाइम नहीं दिया जाता, 2 साल का टाइम नहीं दिया जाता, एटलीस्ट 3 साल आप किसी भी एक कंपनी में काम करें, फिर जाके आप अपने आप को एवेलुएट करें 3 स्पेशल चीज़ों पर। पहली चीज़ है कि आपका डेजिग्नेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा 3 साल के अंदर। दूसरा, चले डेजिग्नेशन नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, आपका एक्सपोजर कितना बढ़ा, क्या आप 3 साल में एक ही काम सीख के बैठे हुए हैं या आप हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ सीख रहे हैं और कंपनी भी एफर्ट कर रही है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, आपको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट मिला या नहीं मिला इन 3 सालों में। ठीक है, या कोई ऐसा
इंक्रीमेंट जो कि आपके लिए मायने रखता हो, यार हाँ ये थोड़ा सा मेजर था। तो 3 साल में आपके पास ये 3 चीज़ें होती हैं इवेलुएट करने के लिए कि आप डिसीजन लो कि अगर ये 3 चीज़ों में से एक दो भी चीज़ें जो हुई हैं ना, तो आप समझ जाए कंपनी सही है। मगर हाँ, कंपनी में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही आपकी, कंपनी में आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा, कंपनी आपको प्रमोशन भी नहीं दे रही है, और क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो हेयर कम्स द पॉइंट, ये कंपनी सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, कंपनी सही होने के 2 फैक्टर्स और हैं जिसके ऊपर इवेलुएट होगा कि कंपनी सही है या नहीं। दूसरी है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होती है? अब हर बंदे की टॉक्सिसिटी की अपनी एक डेफिनेशन है, सही है। एक टॉक्सिसिटी ये है कि मुझसे काम करवाया जा रहा है वर्क टाइम में, ये टॉक्सिसिटी नहीं है। एक ये बोला जा रहा है कि तुम अपना काम में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो और तुम बातें भी कर रहे हो, तुम इधर उधर भी जा रहे हो, तुम दूसरे कमरों में खड़े होकर बातें भी कर रहे हो, सही है। तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है। टॉक्सिसिटी तब है जब आपका पूरा टारगेट है, आपकी परफॉर्मेंस पूरी है, सही है, आप अपने मंथ में अपने टारगेट के हिसाब से चल रहे हो, और आपको आके बंदा बोले कि जनाब बातें क्यों कर रहे हो, ये टॉक्सिसिटी है। ठीक है, आपके काम पेंडिंग नहीं है और बंदा आके बोल रहा है कि भाई तुम बातें क्यों कर रहे हो, ये टॉक्सिसिटी नहीं है। ये बात एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने काम में 100% हैं, फिर हम जो चाहे करें। अगर आप अपने काम में 100% हो, सबके चीज़ें डिलीवर्ड हैं और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी क्लाइंट आपके काम का वेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप रिलैक्स हो गए, बातें भी करो, घूमो भी, जो चाहे करो। ठीक है, इधर अगर कंपनी ये डिसीजन लेती है कि भाई नहीं, मैं तो अभी भी शक्ति रखूंगा, ये बैठा रहे, उठे ना, तो ये थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, सही है। इधर मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट है। मगर बाज़ वक़्त एक और भी चीज़ होती है, ऊपर से कंपनी की जो हायर मैनेजमेंट होती है, वो ये डिसीजंस इम्प्लीमेंट नहीं करती है कि भाई इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट ना करो कि एम्प्लॉई जो है ना वो भाग जाए। मगर होता ये है कि जूनियर लेवल पे एक ऐसा मैनेजर होता है जो बेचारा नया नया बना होता है, उसको पता ही नहीं होता कि टॉक्सिसिटी और माइक्रो मैनेजमेंट होती क्या है, तो वो छोटे लेवल पे कर देता है। इधर एम्प्लॉय का काम आता है आइडेंटिफाई करना कि जो मेरे कंपनी में टॉक्सिसिटी हो रही है, माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है, वो किस लेवल की तरफ से हो रही है। मतलब ये हायर मैनेजमेंट करती है ये चीज़ें, ये लोअर मैनेजमेंट कर रही है। तो आपका काम है आप जाके हायर मैनेजमेंट से ये चीज़ें डिस्कस करो, यार मेरा टारगेट्स पूरा है, मेरी चीज़ें पूरी हैं, मेरी टीम की चीज़ें पूरी हैं, मैं उनके साथ थोड़ा सा उनको नॉर्मलाइज करने के लिए बात करता हूँ, उनसे डिस्कशंस करता हूँ, उनको मोटिवेशन सेशंस देता हूँ। इसके ऊपर भी हमारे ऊपर सख्ती होती है कि भाई ये नहीं करो। तो अगर ऊपर वाला कह रहा है नहीं, वो तो सही हो रही थी, तो दैट मीन्स उधर माइक्रो मैनेजमेंट और टॉक्सिसिटी है। मगर अगर ऊपर वाला कह रहा है कि नहीं मैं बात करता हूँ, मैं तुम लोगों को रिलैक्समेंट दिलवा दूंगा, तो दैट मीन्स कंपनी बुरी नहीं है, वो एक मैनेजर बुरा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ में ना पूरी कंपनी को इवेलुएट नहीं करो, एक फैक्टर की वजह से पूरी कंपनी को इवेलुएट नहीं करना हमें। अब हम बात करते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट्स की। जैसे कि कंपनी कहती है 5 बजे के बाद आप बैठे हुए काम कर रहे हैं, बंदा आया और उसने बोला एसी, उसने एसी बंद कर दिया। अब आपने बोला भाई चला दो, उसने बोला नहीं जी 5 बजे के बाद मैं नहीं चलाऊंगा। ये माइक्रो मैनेजमेंट है। मैं अपनी कंपनी में ये चीज़ अलाउ नहीं करता। बीच में मुझे पता चला ऐसा हो रहा है, फ़ौरन मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को की मीटिंग की। मैंने बोला जनाब वो बंदा एक्स्ट्रा बैठे काम कर रहा है, ये हमारे वो उसकी ग्रेटनेस है, ठीक है ना, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर वो बैठा हुआ है तो आप एसी पे चीज़ों पे पाबंदी ना करो, आप उसको किसी भी चीज़ पे बाउंड नहीं करो, उसको करने दो। दूसरी एग्जांपल माइक्रो मैनेजमेंट की कि एक बंदा पीछे कंपनी ने बिठाया हुआ है जो कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन ऑब्जर्व कर रहा है, और वो थोड़ी देर बाद आके कहता है आपका माउस नहीं हिल रहा, क्या हो गया, आप काम नहीं कर रहे हैं क्या। ठीक है, एक ये होती है माइक्रो मैनेजमेंट। तीसरी होती है आपका जो बॉस है वो रोज़ कॉल कर रहा है आपको, यार तुम्हारा पूरा कमरा फारिग बैठा हुआ है, सही है ना, ये भी माइक्रो मैनेजमेंट है। मगर अगर बॉस महीने में 2 दफ़ा बोल रहा है तो वो उसका इतना हक है, सही है ना, क्योंकि अगर वो देख रहा है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी हो रही है तो हो सकता है वो 1-2 दफ़ा हाईलाइट करवाए तुम लोगों को, तो दैट इज़ नॉट माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटी सी डिस्कशन कर दी माइक्रो मैनेजमेंट क्या होती क्या नहीं होती। अब आ जाते हैं वो उन चीज़ों पे जिस पे एम्प्लॉय चाहता है रिलैक्समेंट मिले, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, मगर
क्या कहते हैं, इन चीज़ों को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि इसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। वो है रूल्स। रूल्स जो बनते हैं वो कंपनी में प्रॉब्लम्स की वजह से बनते हैं। कभी भी कंपनी में रूल्स जो है ना वो ऐसे ही इजाद नहीं होता, प्रॉब्लम फेस करने की वजह से इजाद होता है। जैसे कि पहले मेरे ऑफिस में अटेंडेंस सिस्टम नहीं था। एम्प्लॉय इतना लेट आता था कि हम कॉल करके बोल रहे होते थे, भाई आ जाएं, आप आ जाएं तो काम शुरू करें हम। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम फेस होना शुरू हुई तो फिर थंब पे आ गया। जब थंब पे आया तो लेट कटना शुरू हो गई। लेट कटना शुरू हो गई तो एम्प्लॉय को तकलीफ होना शुरू हो गई। उन्होंने बोला ये रूल सही नहीं है। मगर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ये ज़रूरी है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 300 एम्प्लॉयज़ हैं। 300 एम्प्लॉयज़ के को हम कॉल नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो इधर हमारा थम ही चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरा एक मसला है, थम लगाना भूल गए। सही है, छुट्टी में जाते हुए थम लगाना भूल जाते हैं, डेली का मसला है आते जाते। अच्छा देखें, इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस पे कमी आ सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि भाई अगर आपने चेकआउट भूल गए तो हाफ डे लगेगा, तो हाफ डे नहीं, एक छोटी सी पेनल्टी लग जाएगी, एक अमाउंट लग जाएगी। मगर रूल जो है ना वो रूल ही रहेगा। क्यों आप भूलें? अगर आप कहते हैं कि कंपनी चेंज करे अपनी पॉलिसी, तो कंपनी तो 300 लोगों को कर रही है, अभी तो आपके 5 का इशू आ रहा है। जब अगले महीने रिलैक्समेंट दे देंगे इस चीज़ की, तो फिर 5 का इशू नहीं रहेगा, ये 50 का हो जाएगा। तो इंडिविजुअली अगर आप कंपनी ऑन कर रहे हैं तो आप बताएं, आने के लिए अगर लोग लेट हो रहे हैं और रिलैक्समेंट है तो आप कॉल करके सबको बुला रहे हैं कि काम रुका हुआ है, क्लाइंट वेट कर रहा है, जल्दी आ जाए। सही है ना? तो ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, इसलिए अटेंडेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हाफ डे वगैरह की रिलैक्समेंट्स हो। हाफ डे इन सेंस के मतलब चेकआउट्स वगैरह भूल गए हो तो हाँ उस पर एक छोटी सी पेनल्टी रख सकते हैं, मगर बिल्कुल वाइप ऑफ नहीं कर सकते। सब भूलना शुरू हो गया तो हम किस किस को वेरीफाई करेंगे कि कौन सा बंदा ऑफिस में था या कौन सा बंदा ऑफिस में नहीं था? अगर आपका अपना भी ऑफिस होता तो आप इतना वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया रूल्स, इनके ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकती। इसी तरह जैसे हमारे ऑफिस में है, किसी भी सीनियर से अगर आर्ग्यूमेंट हुई, कोई बदतमीज़ी हुई, किसी भी तरह की स्लैंग कहीं पे भी यूज़ हुई, किसी भी हायरार्की में, इवन अपने कोलीग से, तो हमारे यहाँ स्ट्रेट टर्मिनेशन है। या अगर सीनियर ने सस्पेंड कर दिया तो हम उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे, जब बंदा सस्पेंड होकर आ जाएगा तब सवाल करेंगे। क्योंकि हम सीनियर को सीनियर तब बना रहे हैं जब हम समझते हैं कि वो कैपेबल है और वो ऐसी हरकत नहीं करेगा किसी को अपने बदले के लिए सस्पेंड कर दे। ठीक है ना? तो आज तक मेरे ऑफिस में भी मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लगती एक आध दो के अलावा जो किसी ने अंडर परफॉर्म किया हो, तो कोई बंदा ऐसे सस्पेंड नहीं करेगा। इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपनी मैनेजमेंट पे, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को इतना रिगार्ड करना चाहिए ऊपर वाली मैनेजमेंट वाले का कि सिचुएशन ना आए। तो अगर वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, समझ रहा है, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो जब वो बंदा इस तरह से कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो सस्पेंड होगा। इसमें रिलैक्समेंट नहीं, ये रूल है। ठीक है? अपना डिकोरम आपने खुद कंपनी का मेंटेन करना होता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको भी डिकोरम मेंटेन करना होता है। अब अगर नीचे स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ये नीचे वालों का मसला है। कंपनी ने ऊपर से क्या इम्प्लीमेंट करा हुआ है? अगर आपको लगता है कि यार हमारी कंपनी में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अनप्रोफेशनल है, तो आप एटलीस्ट सीनियर मैनेजमेंट की नोटिस में लाएं कि सीनियर मैनेजमेंट को हाईलाइट हो जाए क्या इश्यूज चल रहे हैं। अगर सीनियर मैनेजमेंट को हाईलाइट होने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। अब दो तरीके हैं। एक, आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो को मैंने बताया और उसने अगले दिन डिसीजन नहीं लिया तो मैं परसों जा रहा हूँ, तो ये तरीका नहीं है। 15 से 20 दिन कंपनी को लगते हैं, बाद वक्त चीज़ें लाइन करती है, सिस्टम बनाती है, ग्राउंड क्लियर करती है कि एक सीनियर बंदे के को कोई रूल इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसको ग्राउंड सीधा करना पड़ता है। उसको इस तरह से लेके चलना पड़ता है कि उसको बुरा भी ना लगे, उसको ये शक भी ना हो कि कोई उससे कंप्लेन लेकर आया है, और उसको हम हाईलाइट भी करवा दें भाई तुम्हारे ये मसले चल रहे हैं। तो ये वाला डिसीजन हो गया। तो इधर आके आपको ये तो पता चल गया कि भाई कब कौन सा डिसीजन लेना है। मतलब टॉक्सिसिटी क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, कंपनी में कौन सी अच्छी कंपनी इसमें रहना चाहिए और किस बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ना बुरे नहीं होते, एम्प्लॉयज़ को बुरा कर दिया जाता है, या इसी तरह वाइस वर्सा भी करूँगा। कंपनीज बुरी नहीं होती, कंपनी की हायर मैनेजमेंट को कोई भी एक टॉक्सिक बंदा या एक टॉक्सिक मैनेजर
नेगेटिव कर देता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे पूरी कंपनी और एम्प्लॉय का रिलेशन खराब हो जाता है। जबकि ना पूरी कंपनी बुरी होती है, ना एक एम्प्लॉय बुरा होता है, सही है। बाद अगर मिडिल पर्सन जो है ना वो पूरा खराब कर देता है गेम। तो उस मिडिल पर्सन को हायर मैनेजमेंट के साथ मिलके ठीक करने की कोशिश करो। ठीक नहीं हो सकता तो डिस्कस करो, वो तो हायर मैनेजमेंट का काम होता है कि उसको रिमूव करे या ना करे, और किस तरह से रिमूव करना है तरीके से कि ऑपरेशन स्मूथ हो सके, ठीक है। अगर कहीं टॉक्सिसिटी आ रही है या कोई बंदा ऐसा आ रहा है जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये कंपनी का डिसीजन होता है, मगर कंपनी में हाईलाइट करवाने वाले भी होना चाहिए। अब हम लोग ज़्यादातर अपने दोस्तों की, जानने वालों की बातों को सुन सुन के ना नेगेटिव हो जाता है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करो, किसी के डिसीजन पे बिल्ड नहीं करो। मकसद ये है कि आंखों देखे में भी बिलीव कहते हैं ना, नहीं करो, सुन लो पहले, सुनने में भी बिलीव ना करो, पहले आंखों से देख लो। तो मतलब हर जाविये से आजमा लो, हर हर पर्सपेक्टिव से आजमाओ। और कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ किसी भी बंदे की, कंपनी की, किसी भी रिश्तेदार की आपको बुरी लगे ना, तो हमने तो ये सीखा है और हमें सिखाया गया है कि फ़ौरन ना एक लाइन खींचो पेपर पर, तो इससे बन गया। एक तरफ आप वो सारी चीज़ें मेंशन करो कि यार इसमें अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, एक तरफ वो सारी चीज़ें मेंशन करो इसमें बुरी क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर अच्छी ज़्यादा है ना तो यार एक आध दो बुरी को अवॉइड कर देना चाहिए, और अगर नहीं बुरी ज़्यादा है तो उस चीज़ से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, या उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने ऑफिस में। पुराने ज़माने में जब हमारे दादा वगैरह पाकिस्तान आए थे ना, तो वो पाकिस्तान आने के बाद उन लोगों ने स्ट्रगल की कि किसी तरह यार बच्चों को घर सिक्योर करते, घर बना दें। तो हमारे दादा वगैरह ने घर बना दिया था हमारे लिए। सबकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी, कोई ना कोई घर था। फिर जब हमारे अब्बू और वाले साहब वगैरह आए, तो उन लोगों ने बोला यार हम लोग कोई दुकान, फ्लैट, घर वगैरह ले लें कि हमारे बच्चों के लिए ना खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो वो हो गया। अब जब हम आए ना, हमें घर भी बना हुआ मिला है, या बैंक से प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया। अब ले ना ले वो हमारा डिसीजन है। फिर उसके बाद हमारे अब्बू ने कोई ना कोई रेंटल इनकम, पेंशन इनकम, कोई ना कोई इनकम हमारे लिए जनरेट कर दी, जिससे हमारा सौदा चल रहा है, घर का ग्रॉसरी आ रही है। तो अभी जो इस जनरेशन वाला बच्चा है ना, वो इतना रिलैक्स है, इतना रिलैक्स है कि उसका करियर की तरफ माइंड ही नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि मुझे अपने करियर में शश के फ़ौरन चाहिए, ठीक है। शश के फ़ौरन चाहिए मतलब क्या है कि मैं अपने करियर में फ़ौरन अच्छी पोजीशन पे आ जाऊँ, फ़ौरन अच्छी सैलरी पे आ जाऊँ, और फ़ौरन फ़ौरन जो है ना मैं बड़ी पोजीशन पे हूँ। अगर मैं फ़ौरन फ़ौरन नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास आईफ़ोन नहीं आ रहा, मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं करोड़ा सेविंग नहीं आ रही अर्ली ईयर्स में, तो ये कंपनी सही नहीं है, मैं इधर से जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा पीछे से बहुत रिलैक्स है। मैंने अपनी कंपनी में देखा, जो बच्चा फैमिली में सपोर्ट करने वाला था ना, उसने अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करी है, और वही ग्रो करता आ रहा है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली गुड बैकग्राउंड से आए और वो अपना अपनी मेहनत करके करियर बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर का यही है कि उनको पैसों की टेंशन नहीं है, और अम्मी अब्बू ने इतना रिलैक्स भी छोड़ा। तो सबसे बड़ी गलती ये भी है पेरेंट्स की कि वो इतनी लग्जरी दे देते हैं कि वो एक जॉब वाले माहौल को ना अडॉप्ट ही नहीं कर पाता। वो कहता है जी इस स्ट्रिक्टनेस को या इन रूल्स को तो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं करूँगा, मैं इतना क्यों सहूँ जब मुझे इतनी लग्जरी मिली हुई है ज़िंदगी में। तो वो बंदा ना अपना करियर कभी ज़िंदगी में अच्छा बना ही नहीं पाता। फिर दूसरा उसका ऑप्शन है होता है कारोबार, और कारोबार का दिमाग हर किसी के पास नहीं होता है। कारोबार जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ठीक है ना। रिस्क इतना लेना, पैसा इतना लगाना विदाउट द गारंटी ऑफ रिटर्न, तो ये आसान नहीं है, तो ये भी कंफर्म नहीं होता। तो क्या कहते हैं, क्या बात हो रही थी मैं भूल गया, खैर। तो लास्ट बात ये हो रही थी कि डिसीजन जो है ना आपका लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने डिसीजन किसका लेना है, मशवरा किससे करना है। एक तो आप भाई आए, आपका इरादा भी था अच्छा काम करने का, आपने अच्छा काम भी करा, आपने मेहनत भी की, सब किया। अब हमारे पास जो लोग होते हैं ना एम्प्लॉय को ख़राब करने वाले, वो अपना पर्सपेक्टिव उनके अंदर बिल्ड कर देते हैं। हमें अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करना है। आप एक सवाल करा करें छोटा सा, जब आपको कोई नेगेटिव करा ना कंपनी के लिए, यार कंपनी सैलरी कम देती है, मार्केट में तो इतनी इतनी सैलरी है, यार ये कंपनी में जो है ना ये फला चीज़ बुरी होती है, यार ये इधर ये इस चीज़ का तो फ़ायदा ही नहीं है, यार ये फला इन्होंने दे तो दिया बोनस, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये इतना दे रहे हैं, बाहर तो इतना इतना भी मिल जाता है। तो देखिए हर कंपनी से ज़्यादा पे करने वाली कंपनी बैठी हुई है। आप उससे एक सवाल किया करें, बेटा तुम बैठे हुए क्यों हो, अगर कंपनी इतनी बुरी है रिज़ाइन तो जाओ ना यार। दूसरे की कंपनी भी ख़राब कर रहे हो, एम्प्लॉय भी ख़राब कर रहे हो, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं
वो बंदा फिर भी वहीं बैठा हुआ है, तो उसको बोले यार फिर तो तुम अपनी रोजी हलाल करो, और जिस जगह से कमा रहे हो अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस जगह से रिस्क दे रहा है उस जगह को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करो, ना कि इस चीज़ के लिए मेहनत करो कि इधर से दूसरे एम्प्लॉय को भी बिगाड़ के बोले कंपनी अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये गलती होती है एम्प्लॉय की कि वो अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड नहीं करता, खुद बिल्ड करे। दूसरा, उस बंदे की बातों में आता है कि जो खुद छोड़ के नहीं जा रहा कंपनी को। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पसंद नहीं आ रही और वो छोड़ना भी चाह रहा है और वो नेगेटिव भी कर रहा है, तो वो कह रहा है यार मैं तो कंपनी छोड़ दूंगा, फॉरन रिजाइन दे दूंगा, तुम लोग सब भी देते ना एक साथ। एक तो ये सिचुएशन होती है। एक ही होती है यार मैं देख रहा हूँ, एक दफ़ा मेरे ऑफिस में क्या हुआ, 10-15 लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि यार हम रिजाइन देते हैं। सही है, सिर्फ एक बंदे ने रिजाइन दिया, बाकी सब बैक हो गए। हमने भी रिजाइनेशन एक्सेप्ट किया, हमने बोला अल्लाह हाफ़िज़ सर, ठीक है। एक बंदे ने बोला जनाब मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन नहीं होगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हमने रिजाइन दे दे भाई, प्रमोशन ऐसे तो नहीं मिलता। सही ना, हम अपनी कैपेबिलिटीज जज करें, कोई कंपनी का अपना नुकसान नहीं चाहता। तो लोगों की ना बाद वक़्त बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव गलत बिल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। सब्र नहीं है, टाइम में हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। 3 साल दो, अगर एक कंपनी 3 साल में आपको चीज़ें ना देना तो आप एवेल्युएट करना कि कंपनी सही नहीं, पे आप स्विच कर लो। मगर आप कंपनी से कहते हो 1.5-2 साल में मेरी ज़िंदगी में सब हो जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं, कहीं पे भी नहीं होता। अगर हाँ एक ग्रोइंग कंपनी है, मतलब जिसका पर्सपेक्टिव ही ग्रोथ है कि और एम्प्लॉयज़ को हायर करना है और बढ़ाना है, तो वो इतना तेज़ी से ज़रूर ग्रो करेगी कि पोजीशंस भी खाली होंगी उधर, ग्रोथ भी आएगी। वरना तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा कहता है ये मरेगा ऊपर वाला तो जगह बनेगी, अगर ऊपर वाला नहीं मरा तो बंदा कहता है भाई जगह नहीं बनने वाली, स्विच करो, ठीक है। मगर बेहतर ये होता है कि एक ही कंपनी में कंसिस्टेंटली काम करते रहो। अगर कंपनी की सारी चीज़ें वो ठीक है जो मैंने आपको पहले हाईलाइट करवाई हैं, तो आप काम करते रहो, खुद ब खुद जगह बन जाएगी। मैंने देखी ऐसी कंपनीज जो दुनिया की हर चीज़ दे रही है, एम्प्लॉय उसकी भी बुराई कर रहा है, ठीक है। दुनिया की हर फैसिलिटी दे रही है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय उसकी बुराई कर रहा है। तो देखें शुक्र वाला फैक्टर तो जो है ना हर जगह नहीं आ सकता। मैंने ऐसी भी कंपनियां देखी हैं जहाँ एम्प्लॉय अपनी पूरी एफर्ट मार रहा है और कंपनी उसको एडमायर ही नहीं कर रही, कंपनी उसको शुक्र ही नहीं कर रही। तो दोनों को अपने आप को ठीक करना है, इधर मैं ये कहूँगा। मगर फिर वही वाली बात आ गई जो मेन थी, आपने अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करना है कंपनी के लिए, ठीक है। जो रूल्स हैं, रूल्स तो रूल्स रहेंगे, रूल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। गुड एम्प्लॉय, बैड एम्प्लॉय, if you are a good employee, you are working positively, you will definitely have the growth. Either in 1 year, 2 years, or 3 years, you will grow. But if you changed your perspective according to your colleague, ठीक है ना, या on the perspective of your colleagues, but definitely आप downfall की तरफ हैं, आपका गलत perspective build होता रहेगा। तो क्योंकि कंपनी में ऊपर हायर मैनेजमेंट को हर चीज़ पता होती है, और जो है ना हर चीज़ क्या कहते हैं सिग्निफाई हो रही होती है, सीनियर्स बता रहे होते हैं, हम खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट ना बड़ी स्ट्रांग होती है कुछ लोगों की, वो जो है ना हर कमरे की बात जानते हैं ऊपर तक। तो आपको अपना ये मेक श्योर करना है, आप पॉजिटिवली काम करो, अपना परफॉर्मेंस 100% दो, और आप फिर आप देखो कि डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। बाकी ये है कि कंपनी बाज़ वक़्त गुजर रही होती है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो टाइम होता है ना, उसमें ग्रोथ, उसमें सैलरी इंक्रीमेंट्स, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। उसके अंदर जो मेजरली चीज़ होनी चाहिए वो है डाउन साइजिंग, ठीक है। मगर अगर कंपनी ये सब चीज़ें करने, मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद या फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरने के बाद भी डाउन साइजिंग नहीं कर रही, तो आप ये समझेंगे वो कंपनी बहुत बेहतर है। क्यों? देखें, एक बंदे के लिए सबसे ज़्यादा आसानी है ले ऑफ करो बंदे, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। मगर वो ले ऑफ नहीं कर रही, वो चाह रही है कि नहीं यार एम्प्लॉय को मैं नहीं करूँ, इनका रोजगार लगा हुआ है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त ऐसी कंपनीज नहीं है। मेरे पास जितनी लोग अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरी पूरी यूनिट को ले ऑफ कर दिया, पूरे पूरे सिस्टम को ले ऑफ कर दिया। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई ट्राई करने की कोशिश कर रहा है तो कंपनी का फ़ौरन साथ दो और कोशिश करो कि किसी तरह बाहर आ जाए। मुझे कुछ महीने ऐसा हुआ मेरे 3 साल के करियर में, मैंने 2.5 साल में कभी सैलरीज लेट नहीं करी, कुछ नहीं करा, और मैं इस बात को मिसाल बनाता था अपने लिए। मगर मुझे 2-3 महीने ऐसे प्रोस्पेक्टिव से गुजरना पड़ा कि मुझे अपनी सैलरीज भी लेट करनी पड़ी, 8-10 बंदों की 300 में से। सही है, एक महीना ऐसा भी हुआ है कि हाफ सैलरीज देनी पड़ी, ठीक है ना, और हाफ सैलरीज जो है वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दी। तो देखिए ये गोल तो आया, मगर ले ऑफ नहीं करा मैंने, ठीक है। कभी भी मैंने लोगों को निकाला नहीं, मैंने जो है वो क्या कहते हैं यूनिट्स बंद नहीं करे। मतलब इस चीज़ पर स्ट्रगल करी कि कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से मेरी कंपनी ग्रो नहीं कर रही, तो मैं उन चीज़ों को ठीक करूँ बजाय ऐसे कि मैं लोगों को ले ऑफ करूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में मैं समझता हूँ पर्सनली कंपनी का बहुत साथ देना चाहिए, और मेरे सारे एम्प्लॉय ने बहुत साथ दिया है। 300 बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्वाइव कर पाया उस फाइनेंशियल क्राइसिस में।
बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करूँगा और मज़ीद चीज़ें। थैंक यू सो मच।